हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस का जो पहला चैप्टर आता है वो मात्रक है। वो मैं आपको बीच में कभी भी पढ़ा दूँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सेकंड चैप्टर से गति, ठीक है, गति तथा बल। गति को समझने से पहले हम थोड़ा सा बल के बारे में जानते हैं और आज जो शुरुआत है उसको हम बहुत ही आसान बनाते हैं। तो चलिए बल को समझते हैं कि बल होता क्या है। ठीक है, बल जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। ठीक है, तो बल क्या होता है, अगर हमें बल की डेफिनेशन को समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है, तो बल वो होता है जो रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। ठीक है, जैसे कि ये है, मेरे पास पेन है, ये क्या है, अभी रुकी हुई है, लेकिन अगर मैं इस पे यूँ बल लगाऊं तो ये क्या होगा, ये गति करने लगा, जिससे क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया। तो यही होता है बल। बहुत ही सिंपल है, जो हम फिजिक्स वही होता है जो हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं, देखते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा, बल बल विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। देखिए बल क्या होगा, मान लीजिए ये विराम है, ठीक है, विराम है, बल लगाया तो ये गति किया, लेकिन अगर मान लीजिए ये सपोज दैट ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, और इसमें अगर किसी ने बल लगाया तो ये क्या हुआ, इसकी गति बढ़ गई, या फिर अगर कम बल लगा तो गति कम हो गई, ज़्यादा लगा तो गति क्या हुई, तेज हो गई। तो वही बल की डेफिनेशन होती है कि बल क्या करता है, विराम या तो रुकी हुई हो या फिर कोई गति कर रही कोई भी वस्तु है तो उसकी अवस्था को क्या करता है, वो परिवर्तन कर सकता है। थर्ड जो पॉइंट हम बल में देखेंगे कि बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। अब देखिए कैसे रोक सकता है। मान लीजिए ये गति कर रहा है, ठीक है, ये जो स्केच है ये गति कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमने बल लगा दिया, ठीक है, इसे पकड़ दिया, या फिर यहाँ पे हमने इसे ऐसे रोक दिया, तो बल लगने के कारण ये क्या हुई, इसकी जो गति थी वो रुक गई। तो इसी को हम समझते हैं कि ऐसे भी बल को समझा जा सकता है। बल क्या करता है, गतिशील वस्तु को रोक भी सकती है। मान लीजिए कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, अब वो साइकिल चला रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने उसमें बल लगा दिया, अपने हाथ से पकड़ लिया, तो वो फिर वहाँ पे रुक जाता है। जो गति है, वस्तु की जो गति है, जो साइकिल की गति है, वो वहाँ पे क्या होती है, रोकी जा सकती है। तो ये भी बल होता है। अगला जो पॉइंट है कि बल को हम समझें, बल गतिमान वस्तु की गति धीमी या तेज कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे झूला लगा हुआ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा पार्क में, ग्राउंड में, जहाँ पे भी पार्क में आप जाएं तो अगर झूला लगा हुआ है तो जब तक अगर आप उस पर कोई फोर्स ना लगे, कोई बैठा है तो वो हल्का हल्का मूवमेंट उसमें होता है, बहुत ही धीमी गति से वो झूलता है, व्यक्ति उसमें झूलता है। लेकिन अगर कोई उस पर पीछे से पुश करे, कोई उस पर थोड़ा सा बल लगाए, तो वो क्या होता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। जो झूले की जो स्पीड होती है वो उससे क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वही कहना चाहता है ये बल के बारे में कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो गतिमान वस्तु की गति को या तो कम कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे फोर्स को लेकर कि बल वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन करता है। अब आप कहेंगे कि बल आकार में कैसे परिवर्तन कर सकता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि प्लास्टिक या फिर रबर की बनी हो, ठीक है, तो अगर हम उस पर बल लगाते हैं, मान लीजिए कि अगर ये प्लास्टिक की है और हम बल लगाते हैं तो ये क्या होता है, हल्का सा मुड़ जाता है, ठीक है, या फिर जैसे रबर होता है, उसे खींच लीजिए आप तो उसके आकार में परिवर्तन होता तो वो राउंड है, ठीक है, रबर जो कि इलास्टिक होता है वो गोल होता है, लेकिन अगर उसे खींचे तो उसका आकार क्या होता है,
बदल जाता है तो उसमें भी क्या होता है, बल के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कुछ भी कोई भी वस्तु है उस पर हम हथौड़े से मारते हैं तो उसका भी आकार क्या होता है, बदल जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बल को लेकर कि बल वस्तु की गति की दिशा भी बदल देता है। अब देखिए कैसे बल वस्तु की गति की दिशा को बदलेगा। जैसे ये है, ये सीधा अगर कोई भी वस्तु अपनी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो अगर सीधी चल रही है और यहाँ पे इस पर कोई फोर्स लगता है, कोई बल लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बल लगता है तो ये जो वस्तु है जो कि सीधी चल रही होती है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। देखिए ये ऐसे चल रहा था, यहाँ बल लगा आगे से तो इसने क्या करी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी। तो अगर ये भी पॉइंट आता है कि क्या बल अपनी किसी भी वस्तु से बल अगर हम लगाएं तो उससे क्या वस्तु की दिशा चेंज हो सकती है, जो उसकी गति की दिशा है वो बदल सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर किसी भी वस्तु पर अगर बल लगता है तो ज़्यादातर क्या होता है, वो अपनी दिशा को बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट हम समझेंगे बल का, बल एक क्या है, सदिश राशि है। पूछा जाता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बल क्या है, एक सदिश राशि होती है। बल का अगर मात्रक पूछे तो मात्रक आप बताएंगे न्यूटन, लेकिन जो न्यूटन है ये इसका एसआई मात्रक है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और अगर सीजीएस पद्धति की हम बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में बल का जो फोर्स है उसका मात्रक होता है डायन। ठीक है, तो ये है बल की डेफिनेशन जो कि हमें समझनी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वैसे अगर समझा जाए, देखा जाए तो बल की जो डेफिनेशन है काफ़ी सरल है, बहुत ही अच्छे से हर कोई इसे समझ सकता है। लेकिन जब एग्ज़ामिनर इसे पूछता है तो वो आपसे बल की डेफिनेशन नहीं, वो सीधे आपसे ये पूछ सकता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो क्या उसकी गति की दिशा भी बदल जाती है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप चाहे प्रश्न कहीं से भी घूम फिर के आए, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब बल की हमने बात करी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वातावरण है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, ठीक है, उसमें कितने बल उपस्थित हैं। तो प्रकृति में उपस्थित बल, ठीक है, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो ये हमें समझना है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें कितने बल उपस्थित हैं। तो सबसे पहला जो बल हमारे नेचर में उपस्थित है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल तो सभी ने सुना है, सब इस बल के बारे में जानते होंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रकृति में लगभग 4 प्रकार के बल उपस्थित होते हैं। आज हम उन चारों प्रकारों को समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को मैं यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में और जितना इम्पोर्टेंट है उतना समझाऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी होगा, तो उसमें हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण जिसे कि क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, दो कणों के बीच, कोई भी जो दो कण हों, ठीक है, उनके बीच लगे आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किसी भी दो कणों के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, यह सभी मौजूदा बलों के बीच सबसे कमज़ोर बल है, जो कि 90% लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें जो 4 टाइप्स के जो बल मिलते हैं उनमें से सबसे कमज़ोर बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि अगर
कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि प्रकृति में उपस्थित बलों में से सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो बच्चे कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण इतना सुना होता है कि उन्हें लगता है कि ये बल कमज़ोर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है यह अन्य सभी जो मौजूदा बल हैं हमारे प्रकृति में, ध्यान रहे प्रकृति में, तो उसमें ये क्या है, सबसे कमज़ोर बल है। यह सभी छोटी और हल्की वस्तुओं के लिए नगण्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी और जो हल्की वस्तुएं होती है उनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो उनके लिए आपका गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, ठीक है। परंतु यह सभी खगोलीय पिंड, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं सभी खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसलिए मैंने अलग से आपको ये लिख के ऐड करा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब जो हम दूसरा जो हमारा बल है जो कि हमारे प्रकृति में पाया जाता है वो है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। जो दुर्बल नाभिकीय बल है यह भी क्या होता है, हमारे नेचर में उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, ये बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा कण के, कौन से बीटा कण के उत्सर्जन के बाद अस्तित्व में आता है, ठीक है। जो दुर्लभ नाभिकीय बल होता है, जो रेडियो सक्रियता, वो भी एक चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। अभी आपको दुर्बल नाभिकीय बल की डेफिनेशन को समझना है कि दुर्लभ जो नाभिकीय बल है ये वास्तव में होता क्या है। तो ये वह बल होता है जो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा कण, जो अल्फा बीटा कण होते हैं, सुना होगा आपने, तो उसमें से जो बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तो उसके बाद ही नाभिकीय जो दुर्लभ नाभिकीय बल है वो अस्तित्व में आता है, ठीक है। जो ये दुर्बल नाभिकीय बल है यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 25 10⁻25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप देख लीजिए कितना ये शक्तिशाली है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उससे यह 10⁻25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपका कौन सा बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमने जो प्रकृति में उपस्थित बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ा। अब जो तीसरा आता है विद्युत चुंबकीय बल, तो हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय बल जिसे कि कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय बल, देखिए जो विद्युतीय तथा चुंबकीय बलों को सम्मिलित रूप से विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जो विद्युतीय होते हैं, ठीक है, तथा जो चुंबकीय बल होते हैं, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। यह जो बल होता है, जो आपका विद्युत चुंबकीय बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली तथा यह परमाणु और आणविक पैमाने पर, ठीक है, परमाणु और आणविक पैमाने पर होने वाली सभी घटनाओं में क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये भी हमारे क्या होता है, नेचर में उपस्थित बलों में से एक बल है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 प्रकार के बल हमारे नेचर में उपस्थित होते हैं, उसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो 4th है ये है आपका प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो क्या डेफिनेशन होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, देखिए यह जो नाभिक के अंदर
दो प्रोटॉन या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, कोई भी जो नाभिक होता है, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई होगा अगर ये है तो ये नाभिक, जो भी नाभिक होता है तो इनके बीच लगने वाला, इनमें दो जो, चाहे तो वो प्रोटॉन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो, इन दोनों के बीच जो बल लगता है, जो आकर्षण बल होता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है यह सबसे कम परास बल होता है, मतलब अति लघु परास वाला बल होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। आपको याद रखना है कि सबसे कम प्रबल नाभिकीय बल परास वाला कौन सा है? ये है आपका प्रबल नाभिकीय बल, सबसे कम परास वाला बल। ठीक है, तथा इसका जो परास है, जब हमने बात करी कि सबसे कम परास तो कितना होता है, 10⁻⁻15, ठीक है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, यह जो बल होता है, यह प्रकृति में उपस्थित जितने भी बल आपके प्रकृति में जो नेचर में उपस्थित बल होते हैं, उनमें से ये क्या होता है, सबसे शक्तिशाली बल होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। और ये थे हमारे जो प्रकृति में, जो कि नेचर में पाए जाने वाले बल होते हैं। उसमें से हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, और तीसरा था हमारा विद्युत चुंबकीय बल, और फोर्थ लास्ट वन प्रबल नाभिकीय बल। अब देखिए, ये तो थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट में, ये तो था कि हमारे नेचर में जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो हमारा वातावरण है, उसमें कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, तो वो तो थे 4। लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे, आपको समझना है कि बलों के प्रकार, के बल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो ये केवल 2 प्रकार के होते हैं। ये आप 4 नहीं करोगे कि आप कंफ्यूज होगे। वो जो 4 प्रकार मैंने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय और प्रबल, दुर्बल, ये जो पढ़ाए बल, ये तो थे जो हमारी प्रकृति में उपस्थित बल होते हैं। लेकिन अगर बलों के प्रकार की बात करें तो वो 2 होते हैं। संतुलित बल होता है एक, जिसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हमको समझना है कि संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर एक साथ, ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब एक वस्तु पर एक साथ, टाइम भी वही है और वस्तु भी एक है, और उस पर कई सारे बल क्या करते हो, कार्य कर रहे हो, और उनका जो परिणामी बल हो वो क्या हो, शून्य हो जाए, वो बल परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो, तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, इस बल से वस्तु की आकृति बदल जाती है। ये जो बल लगता है, इससे क्या होता है, वस्तु की आकृति क्या होती है, बदल जाती है। देखिए, इसको हम संतुलित बल को कैसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक गुटका है, लकड़ी का कोई भी एक टुकड़ा है, एक गुटका है, उसमें क्या होता है कि इस साइड से भी उतना ही बल लगे और इस साइड से भी उतना ही बल लगे, दोनों साइड से बराबर बल लगे, इधर भी इतना ही, इधर भी इतना ही, तो इसका जो परिणामी जो बल होगा, क्योंकि देखिए, अगर एक तरफ से अगर कम लगता है बल और एक तरफ से ज़्यादा लगता है, तब तो कुछ रिजल्ट हो सकता है, या फिर इधर ज़्यादा या तो इधर कम, तब तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। लेकिन जो संतुलित बल होता है, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, उसमें क्या होता है, बल इधर भी सेम है और उधर भी सेम है, तो वस्तु क्या होगी, ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, बिल्कुल इसका जो परिणामी जो बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अगर आपको इस उदाहरण को देखिए, हम कैसे समझ सकते हैं, 1 kg का अगर वाट है, ठीक है, जो जिससे तराजू में हम उपयोग करते हैं वाट,
अगर वो है 1 केजी का और दूसरी साइड हमने 1 केजी का कुछ भी जो हमें ख़रीदना है वो रख दिया, तो जो बैलेंस्ड जो फोर्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। तो जो सेम हो और जिसका परिणामी जो बल हो वो क्या हो, शून्य हो। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि अगर हमने कोई भी लकड़ी का गुटका लिया और यहाँ भी सेम फोर्स है, उधर से भी सेम फोर्स है, तो वस्तु का जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब आप इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, देखिए पहले हम समझते हैं असंतुलित बल को, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दूसरा जो बल होता है, बल के आपके याद रखना है, बल के 2 प्रकार होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम जो असंतुलित बल है वो क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो वो बल क्या होगा, असंतुलित होगा। संतुलित में क्या था, परिणामी बल शून्य था, लेकिन असंतुलित में जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है रस्साकसी। जो एक खेल होता है रस्साकसी, जिसमें एक लंबी सी रस्सी होती है और अगर 10 लोग इस साइड हैं तो 10 लोग उस साइड भी होते हैं, तो दोनों में क्या होती है, एक कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा फोर्स लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, तब कौन ज़्यादा बल लगाता है तो वही टीम क्या होती है, विनर होती है। तो इसमें क्या होता है, परिणामी बल शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है शून्य? क्योंकि अगर मान लीजिए जो 10 लोग इस साइड है उनमें से 1-2 ज़्यादा ताकतवर है या फिर कुछ भी है, तो वो अगर सारा फोर्स उधर ज़्यादा लगाते हैं तो जो रस्सी है, जो मान लीजिए ये रस्सी है, तो ये अगर इस साइड ज़्यादा बल लग गया तो ये इधर आ जाएगा, तो परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा संतुलित में क्या होता है, इधर भी बल लगेगा उतना ही, इधर भी इतना ही, तो ये ना इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा, जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। लेकिन असंतुलित में क्या होता है, अगर मान लीजिए इस साइड ज़्यादा खींच गया तो इस साइड का जो टीम है वो जीत जाएगी और इसका जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं पे स्टेबल नहीं था। इसमें दोनों तरफ से बराबर फोर्स नहीं लगा, एक तरफ ज़्यादा लगा तो इसमें एक तरफ ज़्यादा मूवमेंट इसमें हो गई। तो ये होता है संतुलित और असंतुलित बल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा हम कंफ्यूज ना करें। साइंस हम धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और आपको अगर कोई टॉपिक समझना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।